अगस्त 2005 में 5 जवान लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक छोटी सी अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे जो वाई माउंटेन के प्रोवो यूटाह के साइड पर है। इस केव को केव ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर एक जानलेवा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। आखिर में सिर्फ एक ही उनमें से वापस लौट पाया। ये है गोल्लम केव ट्रेजेडी की फैटल स्टोरी। 17 अगस्त बुधवार को 5 दोस्तों का ग्रुप डिनर के लिए गया था और डिनर के दौरान उन्होंने एक सीक्रेट केव के बारे में बात की जो वाई माउंटेन के साइड पर थी। ये माउंटेन BYU कैंपस के पास थी, इसीलिए कई लोकल स्टूडेंट्स को इस केव के बारे में पता था। 1 साल पहले 2 जवान केवर्स ने गोलम की गुफा का पूरा सर्वे किया था। पहली नजर में ये जगह फ्रेंडली नहीं लगती थी क्योंकि ये 1 फुट पानी से ढकी होती है और सिर्फ 4 फुट ऊंची होती है। जो लोग इसमें एंटर करते हैं उन्हें क्रॉल करना पड़ता है ताकि वो ऑलमोस्ट 100 फुट लंबी एंट्रेंस टनल को पार कर सके जो एक शैलो स्ट्रीम से गुजरती है। ज्यादातर हाइकर्स के लिए ये एक्सपीरियंस मजेदार नहीं होता, लेकिन जो लोग इस सीक्रेट केव के बारे में जानते हैं उनके लिए ये चैलेंज काफी अट्रैक्टिव होता है। केव के सीक्रेट हिस्से में घुसने के लिए एक 18 गुणा 24 इंच के पानी से भरे होल के थ्रू नीचे उतरना पड़ता है। जो लोग अंदर जाने वाले होते हैं उनके लिए ये पल काफी डरावना होता है, चाहे उन्हें पता हो कि दूसरी तरफ क्या है। उस रात ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को इस अंधेरी और नापसंदीदा केव में टेस्ट करेंगे। जब तक वो केव के एरिया में पहुंचे रात के 2 बज चुके थे। उन्होंने कुछ वक्त बाहर बैठकर गुजारा और फिर शैलो केव में चले गए। जेनिफर गिलब्रेथ इस वाटरी टनल से पहले गुजर चुकी थी, तो उसने अपने दोस्तों को तसल्ली दी कि वो अपनी सांस रोककर 15 फीट तक स्विम करके दूसरी केव तक पहुंच सकते हैं। पहले के एक्सपीरियंस में हाइपोथर्मिक होने और बेहोश होने के बावजूद वो अपने दोस्तों को यह सीक्रेट जगह दिखाने के लिए एक्साइटेड थी। ब्लेक डॉनर, स्कॉट मैकडोनाल्ड और एरियल सिंगर ने भी इस एडवेंचर को ट्राई करने का फैसला किया। 5वें दोस्त जोसेफ फर्गसन ने डिसाइड किया कि वो मेन केव के बाहर उनके वापस आने तक इंतजार करेंगे। सिर्फ एक फ्लैशलाइट के सहारे चारों ने केव के फ्लोर में छोटे से होल तक अपना रास्ता बनाया। तब तक रात के 4:30 चुके थे और बाहर अंधेरा था। एक एक करके सब अपनी हिम्मत जुटा के ठंडे पानी से भरे नैरो पैसेज में उतरने लगे। जेनिफर सबसे पहले गई क्योंकि वो ही थी जो पहले भी वहां जा चुकी थी। उन्होंने देखा जेनिफर का सर पानी के अंदर गायब हो रहा था, जिससे पानी में एक छोटी सी लहर बनी। जब जेनिफर दूसरे एंड तक पहुंची तो वो पानी से भरा टनल एक फ्रिज के डोर से बड़ा नहीं था, जो कि सिर्फ 2 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा था। जेनिफर के बाद अब एक एक करके स्कॉट और एयरटेल भी पानी में उतरे और जेनिफर ने जो रास्ता दिखाया था उसके पीछे पीछे चले गए। वहां एक रस्सी थी जो केव में एक पत्थर से बंधी थी, जो कि पानी वाले टनल से होकर अंदर की छोटी केव तक जाती थी। जहां वो एक लकड़ी से बंधी थी, वो इतनी छोटी केव थी कि किसी ने नहीं सोचा था कि वापस एग्जिट तक आने के लिए एक रस्सी को जरूरत पड़ेगी ताकि एग्जिट का रास्ता मिल सके, क्योंकि सबको लगता था कि इतनी छोटी केव का रास्ता मिस नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पहले भी एक एक्सप्लोरर ब्रायन लैम्प्री ने कहा था कि जब वो उस केव से वापस जा रहा था तो उसने एग्जिट होल को मिस कर दिया था और वो 4 फुट आगे एक डेड एंड तक पहुंच गया था। उसने देखा कि वो चारों तरफ से पत्थरों से घिर गया और उसने घबराहट में उसने सीलिंग को पकड़ने की कोशिश की। उसको वापस एग्जिट होल तक पहुंचने में काफी वक्त लग रहा था और इसलिए उसे लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसने किस्मत से होल को सिर्फ 1 सेकंड पहले ही पकड़ा लिया, अपनी सांस पानी में तोड़ने से पहले। उस दिन वो चारों लोग 15 फुट तैरकर छोटी केव तक पहुंच गए। वहां उनके लिए थोड़ा सा ही स्पेस था जहां वो खड़े हो सके और हल्का सा घूम सके। केव की हाइट लगभग 6.5 फुट थी, जिसमें बीच में सबसे ज्यादा हाइट 9 फुट तक थी। वहां पानी के ऊपर सिर्फ 3 फुट का एयर स्पेस था। बाहर जोसेफ अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसे यह पता नहीं था कि वो कितनी देर तक केव में रहेंगे, क्योंकि कोई क्लियर प्लान नहीं बना था, तो वो बस बाहर इंतजार कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद जोसेफ केव के अंदर गया और पानी वाले होल को देखा, लेकिन उसे फ्लैशलाइट या दोस्तों का कोई मूवमेंट नहीं दिखा। अब सुबह के 5:30 पर और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो केव के बारे में जानते थे और ये सब करने के बाद आखिर मैं सुबह 6:25 पर पुलिस को कॉल किया। नीचे केव में जब वे अंदर की केव में तैरकर पहुंचे, वे शायद घबराए हुए थे और उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उनके चेहरे पानी से बाहर निकले, उन्होंने राहत की गहरी सांस ली होगी। बदकिस्मती से इस छोटी सी जगह में बैड एयर थी। केव एक्सप्लोरिंग में बैड एयर का मतलब है कि ये हवा 21% ऑक्सीजन एंड 79% नाइट्रोजन
और कुछ बाकी गैसें होती है। क्योंकि ये केव बंद थी और इसमें पानी कहीं आता जाता नहीं था, एक जगह ही भरा रहता था, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो सकती थी। धीरे धीरे जब लोग इस अंदर वाले चैम्बर में समय बिताते तो ऑक्सीजन कम होती जाती और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती। लाइमस्टोन की केव्स में भी कोरोजन और पौधों के सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। साथ ही वहां जलते हुए मोमबत्तियों के सबूत भी मिले थे, जिसने वहां की ऑक्सीजन को और कम कर दिया था। वहां हवा आती जाती नहीं थी, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी के ऊपर जमा हो गया था। ये धीरे धीरे हुआ और गुफा के अंदर गए उसके दोस्तों को वहां की हवा की कंडीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। भले ही वे लोग कुछ ही मिनटों के लिए अंदर रुके हों, उनकी सोचने, चलने और सांस लेने की क्षमता कम हो गई होगी, जिससे वापस स्विम करके आना एक खतरनाक काम बन गया। जब वे इस केव में थे, तब उन्होंने शायद जल्दी ही समझा होगा कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें तुरंत लौटना चाहिए, क्योंकि वहां जाने का ओपनिंग बहुत छोटी थी, तो केवल एक बार में एक ही इंसान उस नैरो टनल से गुजर सकता था और खुद को बाहर की तरफ खींच सकता था। पहले जेनिफर बाहर निकली, लेकिन सांस खत्म होने से पहले वो बाहर निकलने का ओपनिंग नहीं ढूंढ पाई। अगर उस समय ऑक्सीजन का लेवल 10 से 12% के करीब था, तो वे बस 60 सेकंड तक सांस ले सकते थे। उसके बाद वो बेहोश हो जाती। अगर रस्सी उसके हाथ में नहीं थी, तो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश एक बहुत मुश्किल काम होता, जिसमें वो टनल की छत को बार बार छूती। अंदर गुफा में बाकी 3 लोग नहीं जानते थे कि जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी और बाकी लोग अंदर की गुफा में घुटन भरी हवा में फंसे हुए थे। केव के अंदर की हवा बहुत खराब थी। 30 या 60 सेकंड गिनने के बाद एरियल अगली थी जो बाहर निकलने वाली थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सिर्फ 2 या 3% भी होता, तो उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती। उसने पानी के नीचे जाने से पहले गहरी सांस लेने की कोशिश की। अपनी आखिरी ताकत के साथ तेजी से तैरते हुए उसने ओपनिंग को ढूंढने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ऐसे नैरो और अंधेरे रास्ते में अपने दोस्त की डेड बॉडी को महसूस करना एक भयानक एक्सपीरियंस होता। ये रास्ता साफ होना चाहिए था, क्योंकि एक ही समय में 2 लोग वहां से नहीं निकल सकते थे। एक पल की घबराहट में एरियल को शायद ये महसूस नहीं हुआ कि उसकी दोस्त बेहोश हो चुकी थी और मौत के करीब थी। इस समय तक ब्लैक और स्कॉट गुफा में और भी ज्यादा बुरी हवा में सांस ले रहे थे। अंधेरे में उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी, जिसकी वजह था कम ऑक्सीजन, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और घबराहट का असर। थोड़ी देर बाद अगला दोस्त पानी भरे नैरो टनल में घुसा। ब्लैक, जो पहले से ही कमजोर हो चुका था, वहां से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए बेचैन था। लेकिन उसे वहां 2 लड़कियां पानी में तैरती हुई मिली। ये देखकर उसे एक झटका लगा और वो कंफ्यूज्ड हो गया कि अब आगे क्या करना है। शायद उसे समझ आया कि एरियल हिल नहीं रही है और उसने उसे ओपनिंग की ओर धकेलने की कोशिश की होगी। ये सुरंग सिर्फ 2 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी थी, इसलिए किसी को धक्का देकर आगे बढ़ना लगभग इम्पॉसिबल था। जो लास्ट में अंधेरी केव में अकेला इंतजार कर रहा था, उसने सबसे ज्यादा तकलीफ सही होगा। वह यहां से हमेशा के लिए निकलने के लिए बेसब्र था। लेकिन जब वो टनल में पहुंचा, तो अपने दोस्तों को देखकर उसकी जर्नी वहीं रुक गई। खराब हालत में वो शायद जल्दी ही बेहोश हो गया। जब अथॉरिटीज ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो ये काम आसान नहीं था। उन्होंने तुरंत गुफा में हवा पंप करनी शुरू की, ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सके, और पानी को निकालने के लिए पंप लगाए, ताकि रेस्क्यूअर्स केव में जा सके। जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ, उन्हें जेनिफर की डेड बॉडी टनल के अंदर तैरती हुई मिला। 1 घंटे की और पंपिंग के बाद उन्होंने बाकी 3 दोस्तों, एरियल, ब्लैक और स्कॉट, को ओपनिंग की ओर मुंह किए हुए पाया। इस पूरी घटना के बाद गुफा का ओपनिंग गेट सीमेंट से बंद कर दिया गया, ताकि कोई और हादसा न हो।